नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम से और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं आज आपको 12th क्लास में अमाइन चैप्टर का सेकंड पार्ट। इससे पहला पार्ट हमारा हो चुका है। तो आज हम अमाइन चैप्टर की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि अमाइन चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि CH3NH2 जो होती है वो गैस होती है और C2H5NH2 जो होती है वोलेटाइल लिक्विड होती है। ठीक है, हायर अमीन्स की जो होती है इसमें फिश स्मेल आती है, मछली जैसी स्मेल आती है। और अगर हम देखें तो जो एच बॉन्डिंग होती है वो HOH बॉन्डिंग के कंपैरिजन में वीकर होती है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो एच बॉन्डिंग का जो है वो वीकर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट आपको कॉपी में करना है और वो ये है कि टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल क्यों नहीं होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं होगा, अब मैं आर ये एन में जुड़ा हुआ हूँ, हर जगह आर आर जुड़ा हुआ है, तो सी से सी जुड़ा हुआ है ना। जहाँ पर एच बॉन्डिंग, जहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो वहाँ पर एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है। तो भाई जैसे कि हम जानते हैं कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से जो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का होता है वो लोअर होता है। किन से? दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर हाइट। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस का वो लोअर होता है अल्कोहल से। ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर वेट लगभग समान होते हैं और उसका रीजन ये होता है कि इसमें क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इसमें होती है। ठीक है, क्योंकि boiling point of tertiary amine which forms no hydrogen bond are near to those of alkanes of comparable molecular height। क्योंकि यहाँ पर अब देखें तो यहाँ पर H बॉन्डिंग होती ही नहीं है टर्शरी अमाइंस में, तो इसलिए जो H बॉन्डिंग होती है उनकी, या जो हम टर्शरी अमाइन की बॉइलिंग पॉइंट को देखें वो एल्केन्स के बराबर उसको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक नोट आपको अपनी कॉपी में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग में वो कैसे होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्राइमरी अमीन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देगा, टर्शरी अमीन, फिर आपका सेकेंडरी में फिर टर्शरी अमीन। ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी एच बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा आपकी एच बॉन्डिंग कम होगी उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्शरी अमाइन में एच बॉन्डिंग होती नहीं है तो उसको सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और वोलेटिलिटी की जो ऑर्डर होगा वो टर्शरी अमाइन ज़्यादा वोलेटाइल होगा, सेकेंड अमाइन कम वोलेटाइल होगा और सबसे कम वोलेटाइल जो होगा वो प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी में भी यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लो मॉलिक्यूलर वेट अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी अमाइन लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, सेकेंडरी अमाइन तो उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, टर्शरी अमाइन की जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे ज़्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है अमाइंस का, वो जनरली उसके हिसाब से देखा जाए तो जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज करेंगे, यानी प्राइमरी से टर्सरी के ऊपर जाएंगे, जब आप एल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करेंगे तो भाई उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल प्राइमरी अमाइन होगा, फिर सेकेंडरी अमाइन होगा, फिर टर्सरी अमाइन होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप एल्काइल ग्रुप को जोड़ेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्राइमरी अमीन जो होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी अमीन जो होगा वो उससे कम सॉल्युबल होगा, और टर्सरी अमीन तो सबसे कम सॉल्युबल होगा इन तीनों में से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज अमाइन की क्या है। पहली बात कि अमाइन में कैसा कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन एटम। तो अगर हम देखें कि अमाइन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन एटम में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी से उनको बेसिसिटी मिलती है। ठीक है, और अगर हम देखें तो वो लोन पेयर की जो लोन पेयर का जो पार्टिसिपेशन होता है रिएक्शन में, चाहे उसको आप कह लीजिए उसको देने की टेंडेंसी कह लीजिए, या वो कह लीजिए वो यही डिसाइड करता है कि वो कितना बेसिक होगा। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइंस की, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की टेंडेंसी क्या है। ठीक है, और अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम ऑर्डर देखें बेसिक कैरेक्टर का तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से CH3 2NH
जो है ग्रेटर देन है CH3NH2, और फिर ये भी ग्रेटर देन है CH3 और फिर सबसे ज़्यादा कौन सा है NH3। तो NH3 में सबसे कम क्या है NH3 है आपका, ठीक है। सबसे कम बेसिक क्या आपका NH3 है। तो जितना ज़्यादा हम देखें, जितना ज़्यादा आपका ये जितना कम हम कह लीजिए कि आपका H होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी बेसिसिटी उतना उतना जितना कम आपका H होगा उतनी कम आपका बेसिसिटी भी होगी, और जितना ज़्यादा H होगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, बेसिक कैरेक्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बेसिसिटी ऑफ अमाइन के बारे में बात कर लेते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। भाई सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो एसिड से किसी भी प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, एल्काइल अमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बोला है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज द सॉल्वेशन ऑफ आयन, तो जो आयन का सॉल्वेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। बट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, लेकिन जैसे ही क्या होगा, लोन पेयर जो होगा नाइट्रोजन एटम में अवेलेबल होगा, वैसे ही क्या होगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एनामाइन लेविस बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट का निर्माण कर रहा है। तो अमाइन जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। तो चाहे आपका एल्केन में हो, चाहे आपका एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन हो, अगर आप उसमें HCl को जोड़ देते हैं तो आपका एनिलीनियम क्लोराइड बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन आपको दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस जो है वो Kb और Pkb के टर्म्स में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। लास्ट में आप जो देखेंगे वो आएगा आपका Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बेसिसिटी का लिख सकते हैं। अब इसमें एक नोट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और नोट क्या रहेगा आपका, नोट यह रहेगा कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्जर होगी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Kpb, ठीक है। तो जो जो वैल्यू होगी Pkb की, वो क्या होगी, ज़्यादा क्या होगी, स्मॉलर होगी, और जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो बेस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। एल्केमिनियम मिनीज वर्सेस अमोनिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन पेयर आप दे दीजिए, जुड़ जाएगा, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, it pushes electron towards nitrogen, thus makes an unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid। यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अरल अमाइन वर्सेस अमोनिया, अरल अमाइन वर्सेस अमोनिया। तो जो अरल अमाइन होते हैं जैसे कि एनिलीन होते हैं, ये वीकर बेस होते हैं अमोनिया से वीक होते हैं। और उसका रीजन क्या है, इट इज बिकॉज इन एनिलीन और अदर अरल अमाइन ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। देखिए, रेजोनेंस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है वो असल में वो आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो घूमना शुरू कर देता है। और जब वो घूमना शुरू कर देता है तो भाई मान लीजिए कि हाइड्रोजन को लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयरिंग के लिए, तो वो पेयरिंग नहीं कर पाता है। जब वो पेयरिंग नहीं कर पाता है तो सिंपल सी बात है कि उसको अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी प्रोटॉन के लिए। तो इसीलिए जो एनिलीन होते हैं वो क्या होते हैं, वीकर बेस होते हैं, किससे, अमोनिया से। क्योंकि जब तक प्रोटॉन को लोन पेयर नहीं मिलेगा तब तक वो आपका बेस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रेजोनेंस के कारण जो है वो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड एनिलियम आयन ऑब्टेन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन कैन हैव ओनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और अगर हम देखेंगे कि जो एनिलियम आयन होता है जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा बेसिसिटी कम होगी, जितना कम रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, आपकी बेसिसिटी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है
वो आप देख रहे हैं लास्ट वाले सेगमेंट में कि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, हैंस इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और वो जो होगा वो लेस बेसिक होगा किससे, अमोनिया से। इस बात को याद रखिएगा। एल्काइलेशन की बात कर लेते हैं कि all the three types of amines react with alkyl halide to form quaternary ammonium salt as a final product provided alkyl halide in present in excess। तो जो तीनों प्रकार के अमाइन होते हैं वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का निर्माण करते हैं एज ए फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको रिएक्शन दिख रही होगी, C2H5NH2 C2H5Br minus HBr C2H5 C2H5Br minus HBr C2H5 3N लोन Br आपको दिख रहा है, C2H5Br लगा के C2H5 4 प्लस NBr आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बोलते हैं एल्काइलेशन, और एरोमेटिक अमाइंस जो है वो भी एल्काइलेशन के लिए क्या होते हैं, जाते हैं, जो कि आपको रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आपको क्या देखना, एल्काइलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वाटरनरी जो अमोनियम सॉल्ट होता है वो जनरली बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। एल्काइलेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एल्काइलेशन हो रहा है, चाहे वो एरिथमेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों ही स्थानों पर आपको क्या मिलता है, एल्काइलेशन देखने को मिलता है। एथाइलेशन, aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acid chloride and hydride and ester by nucleophilic substitution reaction। तो जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो एसिड क्लोराइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ और एस्टर के साथ क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमीन, इथेन अमीन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट में आपके लिए क्या बन रहा है, एन इथाइल अमाइड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और जो आपका एन इथाइलामीन हो गया, ठीक है, उसमें CH3 C डबल बॉन्ड और Cl का रिएक्शन बेस करवा के आपका एन एन डाई इथाइल अमाइड आपका लिखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन अमाइन रिएक्शन की। तो अगर हम देखें तो कार्बन अमाइन रिएक्शन जो होती है ये केवल प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड्स के एरोमेटिक अमाइंस के द्वारा ही दी जाती है। तो ये रिएक्शन जो है ये असल में प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के द्वारा ही दी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आपको सामने है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH हीट देने पर RNHC प्लस 3KCl प्लस 3H2 आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर रिएक्शन में आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। C2H5NH2 प्लस CH3Cl3 प्लस 3KOH, तो ये C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2 को बनाता है। और अगर हम देखें तो ये रिएक्शन जो है वैसे रटने की जरूरत तो नहीं है आपको, अगर दिख जाए तो कोई बात नहीं। अगली रिएक्शन आपकी नाइट्रस एसिड के साथ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एनिलीन जो है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। NaNO2 प्लस H2HCl के साथ रिएक्ट करता है, C6H5N2Cl यानी बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है, और NaCl प्लस OH2 का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये देखो रिएक्शन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, जनरली आप जानते ही हैं कि उनको हमें किसी ना किसी हाल में क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बिना याद किए हुए तो रिएक्शन को हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनको याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। और याद करने के बाद आप उसको देखिए कि आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई ये एग्जाम में कितना आ रखा है। तो अगर आपने पहले एग्जाम में देखा हुआ है कि हाँ भाई आ रखा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आप देखिए कि किस तरीके से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। Secondary tertiary amines react with nitrous acid in different manner. Methyl amine give dimethyl ether with HNO2, ठीक है। तो जो सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट मैनर में क्या रिएक्ट करते हैं, और मिथाइल अमीन जो होता है वो डाइमिथाइल ईथर को देता है जब वो HNO2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन विद बेंजन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हाइंसबर्ग रिएजन भी कहते हैं। तो the reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine yield an ethyl benzene sulfonyl amide। तो जब भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ होगी वो आपको एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड ही देगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ओके। यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने दिख रही है, ठीक है। और रिएक्शन में सेम आपको दिख रहा है कि कैसे एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड बन रहा है, ठीक है। चलिए
तो एक बात नोट कर लीजिए कॉपी में, एग्जाम में आता भी है, नोट कर लीजिएगा इसको। और नोट क्या लिखना है आप लोगों ने कि टर्शियरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद बेंजल सल्फोनिक क्लोराइड। जो टर्शियरी अमाइंस होते हैं वो बेंजल सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो भाई एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एनिलीन जो होता है जब भी उसमें कोई ग्रुप जुड़ेगा वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे लगता है। ठीक है, जब उसमें क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसे ब्रोमिनेशन हो गया, जो अमाइन जो होते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और येलो पीपीटी बनाते हैं और बनाते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण वो करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एनिलीन प्लस 3Br फिर Br2H2O के साथ रिएक्ट करने पे आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिले, जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपको देखने को मिल रहा है, प्लस 3H रिएक्शन भी करवाते हैं। ब्रोमिनेशन का यहाँ पर आपको दिख रहा है एनिलीन से फिनाइल थैलामाइड बन रहा है जिसको एसिड एनिलीन भी बोलते हैं। फिर Br2 का रिएक्शन हो रहा है CH3O में, फिर मेजर आइटम बन रहा है। फिर आपका क्या बन रहा है 4 ब्रोमो एनिलीन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रोमिनेशन की रिएक्शन भी एग्जाम में पूछ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो एनिलीन का नाइट्रेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये ससेप्टिबल होता है ऑक्सीडेशन के। तो ठीक है, तो जो अमीनो ग्रुप होता है वो एसिटाइलेशन के थ्रू क्या होता है प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन जब एनिलीन का होता है तो वो टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट को निकालता है। मोरओवर इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलियम आयन विच इज मेटल डायरेक्टिंग। ठीक है, तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन होता है वो प्रोटोनेटेड होता है क्या बनाने के लिए, वो एनिलियम आयन के लिए, जो कि क्या होता है मेटल डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, दैट इज वाई बिसाइड द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटल डेरिवेटिव इज आल्सो फॉर्म। तो अगर हम देखें तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव के अलावा अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या मिलता है मेटल, हमको मेटल डेरिवेटिव क्या होते हैं ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऑर्थो हो गया पैरा हो गया, लेकिन बाद में हमें मेटल भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, सल्फोनेशन भी यही है। और सल्फोनेशन एनिलीन के सल्फोनिक एसिड, तो अगर एनिलीन का आप सल्फोनेशन करेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है सल्फोनिक एसिड मिलेगा, या बाद में क्या मिलेगा आपको लास्ट में ज्यूट्राइन भी मिल सकता है आपको। ठीक है, अब कुछ क्लास का एंड करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। और वो आपके सामने क्या है कि अमाइंस जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन पीकेबी वैल्यूज ऑफ अमाइन। तो जब भी इनके बेसिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज करते हैं। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक्स क्या है और वाई क्या है, तो यहाँ पर आपका HCl है एक्स, यहाँ पर HCl आएगा आपका, यहाँ पर OH आएगा आपका। ठीक है, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बट गिव्स अ पॉजिटिव कार्बोनिल टेस्ट क्या है एनिलीन। ठीक है, तो जो कंपाउंड फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ना दे लेकिन पॉजिटिव कार्बोनिल टेस्ट दे दे वो क्या है आपका एनिलीन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड टू गेट पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है ये क्या है बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में डायग्राम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।